हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हम लोगों का भी वीडियो बना दीजिए। थर्ड सेमेस्टर का कोई बच्चा था, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं। आपका जो टॉपिक है को करिकुलम का वो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट, मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पर्यावरण का। मानवीय मूल्य का क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बनाए हैं कुछ वीडियोज़, आप जा कर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे किसके, पर्यावरण के। ठीक है, कई बार हमने बता चुका है कि आपको 75 में से MCQ क्वेश्चन होता है, जिसमें से 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ये जो आज का डिस्कस है वो BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आप आसानी से 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं, 30 नंबर। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल जिसको बोलेंगे ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, इसका काम देखो क्या है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों को, मतलब कि जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ हो रहा है, इन सबको कंट्रोल में इस्तेमाल करे, इसलिए इसके लिए प्रोटोकॉल होता है ग्रीन गैस प्रोटोकॉल। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय लेखा जोखा होता है इन चीज़ों का, कि मतलब किस तरह से हम चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा नेचुरली क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल हो। ऐसा ना रहे कि केमिकल्स का यूजेस को कम करे। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल। इसमें इसी चीज़ को देखा जाता है कि किस तरह से हम चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि जो हमारी नेचुरल वे में बायो फर्टिलिटी है, सॉयल का है, और सारी चीज़ों का हमारा जो ग्रीन हाउस मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से सही से रहे, डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो उसका देख रेख करने का जो जिम्मा है वो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल संभालता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल का ये आप समझ पा रहे होंगे कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज करना रहता है। नेक्स्ट, पर्यावरण व पारिस्थितिक का जैविक घटक है। ठीक है, पारिस्थितिक का मतलब वही इकोलॉजिकली जो इन्वायरमेंट है इसका, तो वनस्पति हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम एनिमल्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं हेटरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब इसका है कि हम लोग कहीं न कहीं से जितने भी जीव हैं वो कहीं न कहीं से पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वनस्पति। क्या हो जाएगा आंसर, वनस्पति। तो पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका घटक कौन है, वनस्पति या पेड़ पौधे हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे पर्यावरण एवं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण एवं परिस्थिति का भौतिक घटक क्या है। भौतिक का मतलब हम कह सकते हैं फिजिकल, भौतिक का मतलब फिजिकल। तो देखो जंतु जो है ये तो बायोलॉजिकल हो जाएगा, वनस्पति भी बायोलॉजिकल और पारिस्थितिक भी बायोलॉजिकल। तो इसका क्या होगा, प्रवाहित जल, जो प्रवाहित जल है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला क्या भौतिक, क्या बोला है, भौतिक। ठीक है, नौ जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। हमको पता ही है इकोलॉजी में हम करते हैं, तो पारिस्थितिक इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक, जिसमें जीव मतलब एनिमल्स, जितने एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स का मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो ये पर्यावरण, ये दोनों का आपस में अध्ययन करना क्या कहलाता है, परिस्थिति या इको सिस्टम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी या जिसको पारिस्थितिकी बोलेंगे, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो टांसले ने किया था। किसने किया था, टांसले ने किया था, साइंटिस्ट थे। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है। कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है, अपघटनकर्ता में। किसमें, अपघटनकर्ता। प्रोड्यूसर है नहीं, उपभोक्ता भी नहीं है, द्वितीयक उपभोक्ता नहीं, अपघटनकर्ता में आएगा। किसमें आएगा, अपघटनकर्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक, फटाफट देखेंगे, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड एक है,
ग्रीन क्लाइमेट फंड ऐसा फंड है जिसमें बाकी जिन देशों को सहायता चाहिए उनको इसी फंड से सहायता प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड, दैट इज कॉल्ड ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो इस फंड में हम क्या करते हैं, जिनको ज़रूरत होगी उनको हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वनों को नष्ट करना है जिसको डिफॉरेस्टेशन है, और वनों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग। तो मृदा कैसे खराब होगी भाई, अपर्दन का मतलब सॉइल इरोजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इसमें मृदा के खराब होने का जो मेन वजह है वो ये है कि सॉइल जो होती है वो पकड़ करके रखती है। मिट्टी को कौन पकड़ के रखता है, पौधा। मिट्टी को पकड़ के रखने का काम पौधा करता है, और सॉइल जब पेड़ कटाई कर देंगे तो जो रूट्स होती हैं जो कि मिट्टी को पकड़, वो नहीं, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी बहेगी। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुदित क्यों होते हैं। मरुदित क्यों होते हैं, देखेंगे ज़रा, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता इसकी वजह से, जिसकी वजह से फिर भी उनको पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि ढलान की वजह से पहाड़ों से पानी बह जाता है और पौधे के इस्तेमाल के लिए नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोलॉजी, इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। अब देखो भाई, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का, खेत हमने बनाया है, ये आर्टिफिशियल, बांध हमने बनाया आर्टिफिशियल, पार्क हमने बनाया आर्टिफिशियल, लेकिन झील इट इज़ मेड बाय द नेचर, ये नेचुरली बना हुआ है, इसलिए इसमें प्राकृतिक है। झील कैसे है, प्राकृतिक हैं। तालाब तो इंसान के द्वारा भी निर्मित हो सकता है, लेकिन नदियाँ क्या हैं, प्राकृतिक हैं। समुद्र क्या है, प्राकृतिक है। तो इसी तरह से दिमाग से थोड़ा सा चलेंगे तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि खेत हमने बनाया, लेकिन नदियाँ किसने बनाया है, नदियाँ जो है इट इज़ मेड बाय नेचर, गॉड ने, जिसको हम कह सकते हैं नेचर ने बनाया है, क्रिएटेड है। प्रवाल भित्ति भी नेचुरली है। वेटलैंड मतलब गीले, ऐसे वेटलैंड में जो वो गीले एरिया तालाब वगैरह आ जाते हैं जिसको वेटलैंड बोलते हैं। तो ये सब प्राकृतिक है, लेकिन खेत इंसान के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको हम कृत्रिम बोलेंगे। देखिएगा जरा, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। नदी, प्रभाव भित्ति, बांध, तालाब। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव भित्ति हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। स्वच्छ जल, ठीक है, तो तालाब का जो पानी, इसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समुद्र का खारा, खाड़ी का खारा, एस्चुरी का भी। लेकिन स्वच्छ जल का मतलब बच्चा फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, या तो वो समुद्र का पानी खारा नहीं, फ्रेश वाटर में आता है। ठीक है, अगर गंदगी नहीं है तो आप समुद्र का पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खारा पानी नहीं पी सकते। खारा पानी पिएंगे किडनी उडनी सीज हो जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ेगा, अकार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, 9, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब भैया सॉइल इरोजन, इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे उनको, तो पेड़ों को लगा करके, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होंगी वो पकड़ के रखेंगे मिट्टी को, तो सॉइल इरोजन को हम कैसे बचा सकते हैं, अफॉरेस्ट्रेशन, जिसको वन रोपण बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में तो कौन निश्चित करेगा कि कितना उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर होंगे। ये जलवायु संबंधी कारक, मतलब किस टाइप की जलवायु है, अच्छा पैदावार अगर होगी वहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होगा भाई, तो खाने वाले भी अच्छा होंगे। मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ढेर साल भर बारिश होना, धूप होना, तो नंबर ऑफ जो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, तो कंज्यूमर भी ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर रिच डाइवर्सिटी एरिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों मतलब प्लांट्स एंड प्राणियों, प्लांट्स एंड एनिमल्स के पारस्परिक संबंध का आधार है पोषण संबंध। जिस हिसाब से
वहाँ पर पोषण मिलेगा, उस हिसाब से पौधे होंगे, जिस हिसाब से पौधे होंगे उस हिसाब से खाने पीने की चीज़ें होंगी, तो उसी हिसाब से जो जीव हैं मतलब प्राणी हैं, जो जीव हैं वो भी होंगे। तो हम ये बातें कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में प्लांट्स एंड एनिमल्स का संबंध कौन है? पोषण संबंध, क्योंकि पौधा ही है जिससे फूड न्यूट्रिशन बनेंगे, और जितने तरह तरह के फूड वहाँ पे होंगे, फल होंगे, उतने तरह तरह के जीव भी वहाँ पे होंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब जो सन रेज है, प्रकाशीय मतलब सन रेज को केमिकल में कन्वर्ट करना, हरे पौधे जिसको हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का बनाना। तो हम ग्लूकोज जरा देखोगे सन की रेज यहाँ से आएगी। हमने कई बार क्लासेस में भी ये चर्चा किया है कि जिस दिन सूरज अस्त उस दिन जीवन पस्त। इसका मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का सोर्स है, मतलब कि जो खाना फूड हमें मिलता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सन रेज है, ठीक है। फोटोन के फॉर्म में आती है। फोटोन का मतलब बंडल ऑफ हीट। और H2O पौधा कहाँ से लेता है? ज़मीन के नीचे से H2O प्लस CO2, इसको लेकर के सन की रेज में, आपने बचपन में बनाया रहा होगा, यहाँ पर लिखते थे सनलाइट और यहाँ पर क्या लिखते थे? फोटोसिंथेसिस। और बनता क्या था? बचपन में से बनाते चले आ रहे हैं C6H12 जस्ट 1 मिनट। तो जो बनता था यहाँ पे क्या बनता था? C6 क्या बन रहा था बच्चा जब आप बनाते थे? C6H12O6 ग्लूकोज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो खाना है वो बनाने का काम कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। मम्मी खाना पकाती हैं, बनाती नहीं है। तो इसका कहने का मतलब हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पौधे के पास ही कैपेबिलिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकें। और ऑल हेटरोट्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। जितने भी हेटरोट्रॉप्स का मतलब एनिमल्स हैं वो पेड़ पौधे पर क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं सिंपल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का रहता है। तो ये रासायनिक हो गया जो C6H12 हमने कह दिया, कैसा हो गया। और प्रकाशीय का मतलब हीट, जो लाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन कहीं न कहीं किस पर डिपेंड है? सूरज की रोशनी पर, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वापोषी घटक कौन होते हैं? स्वापोषी मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम स्वापोषी बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे भाई? प्लांट्स होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। ऑटोट्रॉप्स कौन से होंगे? प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स के पास कैपेबिलिटी है, दे मेक्स देयर ओन फूड। ये अपना प्रकाश संश्लेषण करके, फोटोसिंथेसिस करके खुद का भोजन बना सकते हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के स्वापोषी घटक कहे जाते हैं। सब ठीक है। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। परभक्षी मतलब कंज्यूमर, हम लोग परभक्षी, मृत्युजीवी डिकम्पोजर, ये सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसके पास कैपेबिलिटी है? प्लांट्स के पास। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन फोटोसिंथेसाइज या फिर अब्जॉर्ब द सनलाइट एंड मेक देयर ओन फूड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। हरे पौधों को पारिस्थितिक में क्या कहते हैं? अब देखो बच्चा, हरे पौधे को पारिस्थितिक में उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और हम लोग हैं कंज्यूमर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? सर्वाधिक प्रसिद्ध DDT। हालांकि DDT पर रोक लग गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये DDT क्या करता था? पॉल्यूशन क्रिएट करता था। जो एग होती थी बर्ड्स की, उनको कड़क कर देता था, सील्ड कर देता था, जिसकी वजह से हैचिंग नहीं हो पाती थी। चूजा जो है वो इंक्यूबेशन पालन के बाद बाहर नहीं निकल पाता था अंडे की परत को तोड़ करके। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये काफ़ी मेजर एक तरह से पॉल्यूटेंट पेस्टिसाइड्स टाइप का है, इंसेक्टिसाइड टाइप का है, तो इस पर रोक लगा दी DDT पर। मरुस्थली भवन, डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट एरिया, ठीक है, किससे होता है? वनों का उखाड़ने, काटने से, जल की वजह से होने वाले मृदा में अपरदन के कारण से, मतलब सॉइल इरोजन से, वायु की वजह से होने वाले मृदा में, मतलब एयर इरोजन नहीं, बहुत उच्च ताप एवं कम वर्षा के कारण। तो डेजर्ट होने का हमको पता भी है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वर्षा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डेजर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है टॉपिक, बस इट्स
शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी का मतलब हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये अब तुम लोग कहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, देखो ये देखो, इसको हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट्स। प्लांट्स को जो खाए उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्लांट्स के बाद जो, जैसे प्लांट्स को कौन प्राइमरी कंज्यूमर? इंसान भी हो सकता है प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सिर्फ साग अगर खा रहा है तो, अगर नहीं खा रहा है तो नहीं। अभी मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर प्लांट्स हो गए हैं और इनको खा रहा है कौन? कंज्यूमर, मतलब कि इंसान, मतलब बकरी खा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर। और बकरी को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है, तो शेर क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर। या बकरी को हम अगर खा रहे हैं तो हम टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा? जो घास को खा रहा है, ठीक है। तो वो इंसान भी हो सकता है। यहाँ पे शाकाहारी प्राणी लिखा है, गाय भैंस जानवर कोई भी हो जाए जो मांस ना खाती हो। तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता, और इसके बाद सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, ठीक है। उसी तरह से फूड चेन भी आप समझ पा रहे होंगे, जो बच्चा थोड़ा समझ पा रहा होगा कि घास उगी तो इसको प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाया किसने? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? चील ने, ठीक है। स्नेक को किसने खाया? चील ने, ठीक है। तो ये एक तरह से फूड चेन वाला ये हिसाब किताब है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? द्वितीय उपभोक्ता। क्यों कहेंगे भाई? कुत्ता घास खाएगा नहीं। घास खाने वाला जो पहला है प्रोड्यूसर, ये घास प्रोड्यूसर है, और घास को जो खाएगा उसको प्राइमरी बोलेंगे, प्राथमिक। लेकिन अब घास को मान लो हम कह रहे हैं कि बकरी खा रही है और बकरी के मीट को कौन खा रहा है? कुत्ता खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि कुत्ता आप लोगों को पता है घास नहीं खाता है। नाउ नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी तो द्वितीय उपभोक्ता। क्यों भाई? क्योंकि प्राइमरी जो होगा प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, कैसे आ जाएंगे? सेकेंडरी में। और मांस खाने वाले टर्सरी में आ जाएंगे, तृतीय श्रेणी में। तो कह रहा है सर्वाहारी जंतु जो सब कुछ खाएं तो उसको हम द्वितीय उपभोक्ता में रख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय उपभोक्ता कौन है? हमने बताया था कि घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को चील ने। तो तृतीय या टर्सरी या टॉप मोस्ट भी बोलते हैं, बाज होगा। कौन होगा? बाज होगा। हाथी जो होगी ये प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि घास खाती। गैंडा भी सेकेंडरी है। शुतुरमुर्ग जो है वो भी चीज़ों को, छोटे छोटे अनाज वगैरह और सारी चीज़ों को, तो बाज जो होगा वो तृतीय या टॉप मोस्ट में आ जाएगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तृतीय उपभोक्ता को ही टॉप मोस्ट बोलते हैं, तृतीय को टॉप मोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो तृतीय को टॉप मोस्ट, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर हो जाएगा उत्पादक, सेकेंडरी में जो घास को खाए वो हो जाता है, और टर्सरी में जो मांस को खाए, टर्सरी को ही टॉप मोस्ट भी बोलते हैं। गिद्ध किस वर्ग का है भाई? गिद्ध जो है वो मांस खाता है, टॉप मोस्ट का हो जाएगा। प्राथमिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राथमिक वाले घास सिर्फ खाने वाले हैं। परजीवी दूसरे पर डिपेंड वाले नहीं। द्वितीय उपभोक्ता भी नहीं है, क्योंकि कोई द्वितीय उपभोक्ता होता नहीं। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो पहले ही नंबर पे प्रोड्यूसर्स आते हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स हैं। प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? ठीक है, स्कैवेंजर या गिद्ध को। ये भाई देखो मांस को, सड़ी गली मांसों को खा जाता, सिर्फ हड्डी छोड़ता है ताकि बीमारी ना फैले, इसलिए इसको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। इसका बहुत अहम रोल है गिद्ध का। इसी तरह से सुअर, पिग हैं, ये सब भी गंदगी चीज़ों को खा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे बीमारियों से हम बच पाते हैं। तो गिद्ध एक प्राकृतिक सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है। मांस सड़ेगी गलेगी तो बीमारी फैलेगी, तो सब मांस चट कर जाता है, सिर्फ हड्डी छोड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से सफाई करता है, और हमें आपको पता है कि सिर्फ हड्डी बचेगी तो कोई रोग ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक का सफाई कर्मी, किसको? वल्चर या गिद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सनमर्जक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। दीमक जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दीमक को। इसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि बॉडी सड़ रही, गल रही, तो धीरे धीरे डिकम्पोज ख़त्म कर देते हैं, जिसको अपघटक जीवों का उदाहरण है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन हो जाएगा? कवक। कौन हो जाएगा? कवक, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया को हम सम्मिलित करेंगे अपघटक में। किस में करेंगे? अपघटक में, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे अपघटक, या जिसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में फंगस आता है। फंगस क्या करता है, धीरे धीरे डिकम्पोज कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है। बैक्टीरिया भी डीकम्पोजिशन का काम करता है। डीकम्पोजिशन का मतलब भाई जैसे हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधे जब टूटी पत्तियां, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में ख़त्म कर देना या ख़त्म कर देना क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन, जिसको अपघटक बोलते हैं। जैव भार में कौन सम्मिलित है, समस्त जीव। जैव भार में समस्त जीव, सभी जीवों के पास भार है, जिसको हम कहेंगे जैव भार, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमने बोला था सूर्य, हमने बोला था कि जिस दिन सूरज अस्त तो उस दिन जीवन पस्त। तो ऊर्जा का स्रोत जो है ना, एनर्जी जो बोल रहे हैं, जिससे पूरा जीवन चल रहा है, पूरा संसार चल रहा है, वो सन की वजह से चल रहा है। अगर सन निकलना ख़त्म हो जाए तो एनर्जी नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आए तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो जितने भी जीव हैं जो कि फूड पर डिपेंड है, सबके सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख या मेन सोर्स है, दैट इज द सनलाइट, अ सन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, ऊर्जा का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है, कौन नहीं। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्या होता है, कौन नहीं, क्या होता है। रूपांतरण मतलब कि चेंज का मतलब हम कह सकते हैं कि फोटोलाइट को हम केमिकल में, मतलब सन की रेज से हम क्या बनाते हैं, C6H12O6, एक केमिकल में रूपांतरण होना क्या कहलाता है, रूपांतरण, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है। ह्रास का मतलब होता है बच्चा लॉस। हम कह रहे हैं पूरी तरीके से कन्वर्जन नहीं हो पाता है। रूपांतरण मतलब चेंज में कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी का। देखो 10% रूल आपने पढ़ा होगा। हम कह रहे हैं कि बकरी ने डायरेक्ट घास ने फोटोसिंथेसिस किया, कुछ अपने लिए खर्च किया, फिर उस घास को बकरी ने खाया तो बकरी ने कुछ अपने लिए, फिर बकरी को शेर ने खाया तो मतलब जैसे जैसे हम अपलिफ्ट होते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, जिसको बोलते हैं 10% रूल ट्रांसफ़र ऑफ। तो रूपांतरण में चेंज में कुछ एनर्जियों का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। पूरी तरह से पेड़ पौधा दूसरे को नहीं दे पाता है, बकरी को नहीं दे पाता है, ठीक है। फिर बकरी शेर को नहीं, कुछ वो अपने लिए खर्च कर लेती है। जो ट्रांसफ़र होता है वो नेट ट्रांसफ़र होता है, और जो टोटल होता है उसको ग्रॉस प्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखोगे, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल में, अभी बात की है तुरंत, ठीक है। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, 10% रूल जो बोलते हैं। मतलब पादपों से शाकाहारी मतलब प्लांट से एनिमल्स में, जो पौधे को खाएगा, बकरी खाई उसमें 10%, ठीक है, क्योंकि बाकी का एनर्जी पौधा अपने लिए खर्च कर लेता है। बकरी को शेर खाया तो 10%, इसलिए सबसे टॉप मोस्ट पर जो है, जैसे शेर है उसको खतरा रहता है भाई, वो ये पारिस्थितिक तंत्र से जल्दी गायब हो सकता है, क्योंकि उसके यहाँ तक एनर्जी पहुँचना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए वो कम होते हैं और उनका धरती से ख़त्म होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसे होता है, एक दिशात्मक का मतलब यूनिडायरेक्शनल, सन से आएगा और फिर इसके बाद वो पौधे में, फिर पौधे से वापस दोबारा नहीं कर सकते हैं सूरज को, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल या एक दिशात्मक बोलेंगे। सूर्य से रोशनी से एनर्जी इधर लिया, फिर दोबारा हम चाहें देना तो उसको दे नहीं सकता है पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पारिस्थितिक या इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित होती है, किस स्तर को, उच्च स्तर से निम्न की तरफ। मतलब सूरज के पास ऊर्जा उच्च स्तर में है और ये देता है निम्न के मतलब पौधे की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है, विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है, चक्रीय, कैसा होता है, चक्रीय होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। और ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन होता है, सौर विकिरण, सौर
विकिरण ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। पेट्रोलियम खत्म हो सकता है, कोयला खत्म हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी, लेकिन सौर विकिरण ये हमेशा रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। 9 अवसादी चक्र किसका प्रभाव, अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है, जल का, खनिजों का, किसका प्रभाव होगा, खनिजों का। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, खाद्य पोषण स्तर या फूड चेन जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोषण स्तर या फूड चेन, ठीक है। तो हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर हैं, भैया प्रारंभ या प्रोड्यूसर बोलेंगे। पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, वही तो शुरू करते हैं सूरज की रोशनी से लेकर के एनर्जी। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, क्या बोलेंगे, फूड चेन। फूड चेन इसका मतलब हमने कई बार बोला, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी या टॉप मोस्ट। मतलब पेड़ पौधा भोजन बनाया, उसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को चील ने खाया, या मेढक को स्नेक ने खाया और स्नेक को चील ने खाया, इसको फूड चेन बोलते हैं क्रमशः। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीवों में कैसे होगा, खाद्य श्रृंखला से। जैसे हमने अभी बार बार एक ही बात बताया है कि घास को टिड्डे ने, टिड्डे को मेढक ने, मेढक को स्नेक ने, स्नेक को चील ने, तो इसको हम खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है, एकाधिक खाद्य जाल या फूड वेब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड वेब। फूड वेब में देखो कोई सिस्टम नहीं होता है, हम कह रहे हैं कि घास है, घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को खाना था किसको, मेढक ने, लेकिन आकर उठा ले जाए कोई और जीव, मान लो टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, अब मेढक को स्नेक को खाना था, लेकिन मेढक को स्नेक ना खा के चील खा गई। मतलब वेब का मतलब जाल, जिसमें कोई किसी का रूल ना फॉलो करे। रूल ना फॉलो करने का मतलब कि हक रहे मेढक का खा जाए चील, हक रहे चूहे का हक था छोटे कीड़े को खाने का, तो लेकिन चूहे ने दाना खाया, अब चूहे को खाना था किसको, बिल्ली को, लेकिन बिल्ली को कौन खाता, मान लो शेर खाता, लेकिन डायरेक्टली आकर के शेर खा जाए किसको, चूहे को। आपने कहानी पढ़ा होगा चूहे और उसकी कहानी, शेर और चूहे की। तो नियम ना फॉलो करे तो उसको हम फूड वेब कहेंगे। हक किसी और का था फूड चेन के हिसाब से, लेकिन खा गया कोई और। 9 खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन है, अंतिम सिरे पर अपघटक का मतलब डीकम्पोजर, कौन है, डीकम्पोजर सबसे अंतिम सिरा पर है, जो भी चीज़ें बचेगी उसको सड़ा गला के ख़त्म कर देगा। नाउ नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है। अच्छा देखो, सबसे कमज़ोर कड़ी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर्वोच्च उपभोक्ता, टॉप मोस्ट कंज्यूमर, जैसे शेर हो गया, ठीक है, या हम कह सकते हैं चील टॉप मोस्ट पर है। तो ये लोग सबसे कमज़ोर कड़ी क्यों है भाई, वहाँ तक एनर्जी बहुत कम पहुँच पाती है, ठीक है, क्योंकि 10% जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट पर हैं, या जो कार्निवोरस हैं, या जो अपर लेवल पे सबसे हैं, उनको हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि उन तक एनर्जी ना पहुंच पाए, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने सर्वोच्च उपभोक्ता जो हैं वो कैसे हैं, कमज़ोर कड़ी है उनका। कमज़ोर कड़ी क्यों है, क्योंकि वहाँ तक फूड पहुँचना आसान नहीं, अगर इधर ही ख़त्म हो जा रहा है तो कैसे टॉप मोस्ट तक पहुँचेगा। तो इसलिए सबसे कमज़ोर कौन हो जा रहे हैं, जो सर्वोच्च हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं शेर, ठीक है। तो हम समझ पा रहे हैं कि आपके लिए ये सुपर 50 क्वेश्चंस थे पर्यावरण के। अपने भी देखेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि सब तक पहुंच पाए, और हम समझ पा रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों को उपयोगी होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज वेल वॉचिंग द वीडियो, शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस नाइट।